अब हम देखते हैं कि दूसरा केस जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट्स की मुख्तलिफ हो, उस सूरत में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे बनेगी। तो हम पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं सेकंड ऑर्डर में, जहाँ पर हमने दो रिएक्टेंट डिफरेंट शो किए और दो डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब समझ लें कि एक मॉलिक्यूल है जिसके ए मोल है और दूसरे के बी मोल है, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है दोनों रिएक्टेंट्स की। उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स मोल्स हो जाएंगी तो ये दोनों में से एक्स की कमी आएगी, और इस तरह किसी भी टाइम टी पर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएंगी, और दूसरी कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स में, और इस तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स मोल्स बन जाएंगी। अब ये दो हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसकी लिखी जा सकती है। इन दोनों की पावर 1 रहने दें, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हम कंसंट्रेशंस को, सारी की सारी टर्म्स जो हैं जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं, उसको इस साइड पे ले जाते हैं, और यहाँ से टाइम को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो ये रीअरेंज करने से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तीसरा रीअरेंज करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी कि दो तरह के दो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स मौजूद हैं डिनोमिनेटर में। तो इस सूरत में हमें इंटीग्रेशन करने से पहले इस इक्वेशन को, इस मसले को हल करना पड़ता है, और इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। यानी इस टर्म को, इसको dx को एक साइड पे कर दें, 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को हम इक्वल कर सकते हैं a/a माइनस एक्स प्लस b/b माइनस एक्स, यानी दो कांस्टेंट अप्लाई कर दें। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने इस पार्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और अब हम इसको देखें, इसके राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम इसके बराबर आ जाएगा, और ये एलसीएम समझ लें कि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर जब ये एलसीएम अप्लाई होगा तो इसमें से सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, और इधर जब ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को हमने a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, जो कि एक्चुअली यहाँ पर समझ लें कि डिनोमिनेटर बन रहा है राइट हैंड साइड का, अगर हम इसके एलसीएम लें तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इस साइड पर मुकम्मल तौर पर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पर ये 1 इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू a माइनस एक्स ये बच जाएगा। तो ये हमने असल में क्या किया है, ये एलसीएम की वैल्यू को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मसला ये है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं जो हमने यहाँ पर अप्लाई किए थे, इनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो फ़र्ज़ करें इस इक्वेशन में अगर हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए होगा कि ये 0 के इक्वल हो जाए। तो इसको 0 के इक्वल करने के लिए हम a माइनस एक्स 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इस तरह ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से हम बाकी टर्म में से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम a माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसमें समझ लें कि a x के इक्वल हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन बन जाएगी a इंटू बी माइनस 0, क्योंकि a माइनस एक्स को 0 पुट कर दिया, और यहाँ पर b माइनस एक्स था तो x अब a के इक्वल हो गया इसी इक्वेशन से, तो इसलिए यहाँ पर हमने वो पुट कर दिया। और ये देखें यहाँ पर b और a ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स इसलिए कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स हैं, और ये तो कांस्टेंट ही रहेंगी, तो इसलिए इस तरह से ये हमें समझ लें कि इस कांस्टेंट की वैल्यूज़ फ्राहम कर सकती हैं। तो हम इस इक्वेशन को ज़रा रिड्यूस करके इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ से a की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये एक्चुअली तो हो जाएगा 1/b माइनस a, लेकिन अगर हम इस a को पहले लिखें और b को बाद में तरतीब के लिहाज से, तो यहाँ पर सिंबल माइनस देना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट a की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम पिछली इक्वेशन में से b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वहाँ पर b माइनस एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। ये सॉरी यहाँ पर a नहीं है बल्कि इसको b पुट करेंगे। ये हमने b के लिए b माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट किया है। तो सिमिलरली फॉर b पुट b माइनस एक्स इक्वल टू 0,
और इस तरह x b के को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम उस इक्वेशन में जहाँ पर b माइनस एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर 0 लिख दें तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा x की जगह पर b, क्योंकि अब x b के इक्वल है, तो यहाँ पर x की जगह पे b लिख दिया। अब ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ से हम अगर इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये b की वैल्यू है। अब a और b की ये दोनों वैल्यूज़ हम उस पिछली इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास थी 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स। तो समझ लें कि यहाँ पर a की जगह पर हमने अब 1 ओवर a माइनस बी विद नेगेटिव साइन लिखना है और यहाँ पर b की जगह पर 1 ओवर a माइनस बी विद पॉजिटिव साइन लिखना है। तो इस तरह अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, a हटा दिया, उसकी जगह पे वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन भी आ गया और ये a की वैल्यू भी आ गई है a माइनस बी इन रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर। इसी तरह यहाँ पर b की वैल्यू हमने लिखी तो 1 ओवर b की जगह पर 1 ओवर a माइनस बी लिख दिया। अब यहाँ पर हमने 1 ओवर a माइनस बी को कॉमन निकाला और बाकी वैल्यूज़ को एज सच रहने दिया। तो इसके बाद अब हम ये समझ लें कि 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स ये वैल्यू हमें मिल गई और ये हम उस इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन थी dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, तो 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, लिहाजा इस इक्वेशन में हम ये हमारे पास इक्वेशन समझ लें कि वहाँ से हमने ले ली और इसकी जगह इसमें अब हमने 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसको हटाकर ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 ओवर a माइनस बी, ये समझ लें कि इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर dx यहाँ पर भी मौजूद है, dx यहाँ पर भी मौजूद है। और अब समझ लें कि जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी वो इस फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने इंटीग्रेशन लेना है इस टर्म का और इस टर्म का, और इधर हमने dt का इंटीग्रेशन लेना है। तो इसमें आप ये देखें ये dx ओवर x की फॉर्म में आ गई, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था। तो चाहे वो b माइनस एक्स हो तब भी ये dx ओवर x की फॉर्म में है, चाहे dx ओवर a माइनस एक्स हो तब भी ये dx ओवर x की फॉर्म में है। और इसका सोल्यूशन भी सेम होगा, यानी इधर माइनस नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स और इधर इंटीग्रेशन होगा माइनस नेचर लॉग ऑफ b माइनस एक्स। तो इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन लें हम इस माइनस साइन को इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये माइनस साइन को यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। तो माइनस साइन को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और चूंकि इसका -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स। तो माइनस नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय -1, ये नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स हो गया। और इसका नेचर लॉग, इसका इंटीग्रल होगा माइनस नेचर लॉग ऑफ b माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन परसिस्ट करेगा। और इस साइड पे जो इंटीग्रेशन है वो कैसे हुई, kt प्लस सी, यानी ये डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन करने के बाद kt प्लस सी, और यहाँ पर c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फिर हम वही मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमने समझे कि रीअरेंज करके लिख ली, नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स, नेचर लॉग ऑफ, तो नेचर लॉग को इकट्ठा कर दिया और a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स लिख दिया। तो ये था नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ b माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमने वही, अब चूंकि इंटीग्रेशन हो चुके हैं, इक्वेशन की इंटीग्रेशन हो चुकी है और हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हुए टाइम 0 और x 0 पुट करते हुए हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास c की वैल्यू आती है
वो ये है। अब ये देखें इसमें सारे के सारे कांस्टेंट हैं और इस तरह ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल है। ए बी की टर्म में ही सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और उसको मुख्तलिफ तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर समझिए अब सी को हटा के हम ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 में सी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये सी को हटा कर वैल्यूज़ आ गई, बाकी इक्वेशन वैसे ही है। और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज फिर से कर सकते हैं। कैसे कि ये के टी को हम इस साइड पे रहने दें और बाकी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस साइन हो जाएगा और इसमें से 1/a माइनस बी को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बच जाएगी नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ a ओवर b। अब अगर यहाँ पर भी हम नेचर लॉग को इन दोनों में कंबाइन कर दें तो ये वैल्यू चूँकि इधर माइनस आ रहा है तो ये समझो वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को यूँ समराइज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ से के टी की वैल्यू मिल जाती है और अगर हमने एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टी को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करें और ये हमारे पास फाइनल रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हमने इंटीग्रेशन के बाद फाइंड आउट की हैं ये सब की सब इंटीग्रेटेड रेट लॉज हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक असाइनमेंट है आपके लिए कि आपने ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है और उसमें से के किसके इक्वल होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी इस इक्वेशन के मुताबिक जब इसको आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें किन किन पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट होगा और वहाँ पर स्लोप वहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ये आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गैशियस फेज में हो सकते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो सकते हैं, तो उनकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर शामिल कर दी हैं। ये आपको अगर आपको एग्जाम्पलीफाई करना पड़े सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो उसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के लिए उसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी जाए और उसमें रिएक्टेंट्स की पावर्स का मजमुआ 3 के इक्वल हो तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं a reaction is said to be third order if its rate depends upon concentration of reactant having a total of exponents, यानी टोटल से मुराद sum of exponents equal to 3। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस पॉसिबल केसेस हैं और उसमें से सबसे सिंपल केस है कि सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 2 की सेम हो और एक के रिएक्टेंट की डिफरेंट हो। ये भी हो सकता है कि तीनों की डिफरेंट कंसंट्रेशंस हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम एक सिंपल केस ले रहे हैं जिसमें तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस सेम हो। तो इसके लिए हम एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। उसको हमने यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर समझ लें कि सारे रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशंस इनिशियल कंसंट्रेशन एक जैसी हैं और जब कुछ प्रोडक्ट बन जाएगी किसी भी टाइम टी पर तो उस वक्त इनकी जो चेंज कंसंट्रेशन है वो भी सेम होंगी। तो इस सूरत में इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा जाएगा जो कि जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 3 के इक्वल होगी और ये पावर जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्या करना है, आप देख चुके हैं कि अब इसके बाद ये डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, तो इसको करना वही है कि इसको हम रीअरेंज करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को इस साइड पे ले आएंगे और टाइम को इस साइड पर। तो रीअरेंज किया इक्वेशन को और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इस इक्वेशन की। ये भी कदरे इंटीग्रेशन के हवाले से सिंपल इक्वेशन है और इसमें हम इंटीग्रेशन का फार्मूला वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फर्स्ट केस में अप्लाई किया था। तो उसी फार्मूला से
हमारे पास इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब अगर हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की और यहाँ से हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू का पता चल गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर सी का सिंबल दो चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक, हम जब ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर हम सी को एज एन इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इक्वेशन की तो हम सी को एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन तमाम इक्वेशन में हम साथ साथ वजाहत करते जा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आई सिंबल भी यूज़ किया जाता है, जी सिंबल भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर उनमें से भी कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं अपने खुद को कन्फ्यूजन से अलग रखने के लिए। या अगर आप ज़हनी तौर पर इसको अपने जहन में सेट कर लें कि यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन आएगी उसमें सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो उसमें ये सी जो है ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो चाहे तो इसको यहाँ पर सी रहने दें और वहाँ पर सिंबल चेंज कर लें, और चाहे वहाँ पर सिंबल ये सी रहने दें और यहाँ पर सिंबल चेंज करें, ये आपके अपने ऊपर है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो इसको अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी का बैकग्राउंड रखते हैं उनको शायद कोई थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर उनको क्लैरिफाई करना मैंने ज़रूरी समझा। तो इसलिए इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या करना है, देखें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सी की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू लिखी। इसके बाद अब हम चूँकि के तक पहुँचना है, तो ये एक्चुअली ये इक्वेशन समझे बन गई है, वो इक्वेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन। लेकिन चूँकि हमने इसमें से फर्दर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको उस फॉर्म में लेके जाने के लिए ये जो बाकी टर्म्स हैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो हमने फ़िलहाल इस टर्म को शिफ्ट किया, यहाँ पर साइन नेगेटिव के साथ ये लेफ़्ट साइड पे आ गई, और यहाँ से टी को भी अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें यहाँ पर हमने a माइनस बी स्क्वायर था तो इसका फार्मूला लगाया, इसको इसको एक्सपेंड किया फार्मूला की मदद से। मैथमेटिक्स का जो फार्मूला a माइनस बी वाला फार्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, उस फार्मूला से हमने इसको एक्सपेंड किया, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये अब स्क्वायर नहीं रहा क्योंकि स्क्वायर के इसमें अप्लाई हो चुका है। और इसको अगर हम फर्दर ब्रैकेट्स को भी ख़त्म करें तो हमें यहाँ पर तो साइन माइनस मिल जाएगा, यहाँ पर भी साइन माइनस मिलेगा, और यहाँ पर साइन प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट्स हट जाएंगी। तो यहाँ पर ये सिमिलर टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यूँ हम इसको 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2ax माइनस एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन निकाल लें तो ये इस इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो टाइम को भी इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर टाइम को हम यहाँ पर ले आए, बाकी सारी इक्वेशन वैसे है। तो ये है रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर सेम। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस की एग्जांपल्स बहुत कम मिलेंगी आपको, चंद एक एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस कम इंसिडेंट्स ऐसे कम रिएक्शंस हैं जो थर्ड ऑर्डर में प्रोसीड करते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि बैक वक्त 3 मॉलिक्यूल्स का एक साथ एट ए टाइम कोलाइड करना वो एक मुश्किल काम होता है। नॉर्मली 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी के साथ कोलाइड करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आसानी से प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाती हैं उसकी, लेकिन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के जिसमें एट ए टाइम 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करें और ताकि उनमें रिएक्शन हो सके, तो ये एक रेयर चांस होता है। और इसीलिए फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है तो समझे कि उतने ही मॉलिक्यूल्स का एक एट ए टाइम कोलाइड करना
कंडीशन है रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती जाएगी उतने चांसेस रेयर होते जाएंगे। तो इसी वजह से थर्ड ऑर्डर के बाद हमें कम रिएक्शन मिलते हैं, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाईएस्ट वैल्यू 3 तक मिलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, और हमने करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो करैक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले हम यूनिट को देखते हैं रेट कांस्टेंट की। तो इसमें डायमेंशन बन रही है कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू टाइम इन रेसिप्रोकल। तो ये हम कैसे बन रही है, ये अगर हम इससे पिछले पेज पर यहाँ पर देख लें तो समझे ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर कंसंट्रेशन के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेशन स्क्वायर और टाइम बच जाता है। तो रेसिप्रोकल में कंसंट्रेशन स्क्वायर और टाइम बचेगा के की यूनिट के लिए। तो इसलिए हम डायमेंशंस के की मानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन स्क्वायर इनटू टाइम या रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इनकी यूनिट्स लगा दें तो ये हम देख सकते हैं कि ये इसकी यूनिट बनेगी डेसीमीटर रेज़ टू द पावर 6 पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो पर सेकंड क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, तो वो डिनोमिनेटर में था तो उलट करने से ये डेसीमीटर क्यूब विद पॉजिटिव साइन पावर 6 आ गया और मोल की विद नेगेटिव साइन स्क्वायर वैल्यू आ गई। हाफ लाइफ टाइम के लिए हम इसके लिए ये जो रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि टाइम को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और रेट कांस्टेंट को इस साइड पे, और यहाँ पर हम टाइम को हाफ लाइफ टाइम और x को 0.5 a के इक्वल मानकर इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास हाफ लाइफ टाइम की ये वैल्यू आ जाएगी। या प्रोपोर्शनलिटी में ये सारी की सारी वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो समझें इसको हटाएं तो साथ में इक्वलिटी का साइन हटाकर इसकी प्रोपोर्शनलिटी का लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर। और अगर स्टूडेंट्स इस केस में हम ग्राफ की बात करें तो ये तकरीबन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से मिलता जुलता ग्राफ है। देखें इसमें सिर्फ यहाँ पर पावर स्क्वायर आई है और यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी पावर स्क्वायर की आ गई है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इसमें अगर हम इस पैरामीटर को y पर प्लॉट करके और टाइम के अगेंस्ट x टाइम को x पे प्लॉट कर दें तो हमें एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जिसमें हम स्लोप की वैल्यू 2k के इक्वल हम मानेंगे। तो अगर हमने स्लोप मालूम करना है तो इसका मतलब अगर हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है तो स्लोप को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करें और वो हमें मिलेगा 2k के इक्वल, और k को फाइंड आउट करना है तो स्लोप को 2 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होगा वो 1/a² के बराबर होगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ये 1/a के इक्वल था, यहाँ पर 1/a² के इक्वल है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है इसमें। तो ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने वेरियस ऑर्डर्स रिएक्शन के वेरियस ऑर्डर्स के लिए इंटीग्रल रेट कांस्टेंट्स फाइंड आउट किए हैं और उसके बाद हमने उनकी करैक्टरिस्टिक्स डेवलप की हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक हमने देखा है हाफ लाइफ टाइम का। तो हम अगर हम समराइज़ करें डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम को तो हम देख सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम इक्वल था 0.5/k के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू थी 0.693/k के। ये आपको याद होगा या आप देख लें जो हमने सबका लेक्चर्स लिए हैं जहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, वहाँ पर हाफ लाइफ टाइम क्या आया था। और इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट किया था 1/k के, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1.5/ka² के। तो यहाँ पर अगर इन तमाम रिलेशनशिप्स में अगर हम कांस्टेंट फैक्टर्स निकाल दें तो हम हाफ लाइफ टाइम को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की के साथ रिलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी में। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को निकालें तो ये प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल आ जाएगा a⁻⁴ 1, यानी इसका मतलब a है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कांस्टेंट को निकाल दें, 0.5 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इनको अगर हम निकाल दें तो हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ए रेज़ टू द पावर 1 कह सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास ये रिलेशनशिप है जिसमें ए है ही नहीं, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर ए रेज़ टू द पावर 0 लगा दें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यही रिलेशनशिप बच जाएगी। तो इस तरह हम ए के साथ अगर रिलेट करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम को, तो वो ए रेज़ टू द पावर 0 में आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास हाफ लाइफ टाइम की रिलेशनशिप ये थी कि हाफ लाइफ टाइम वाज इक्वल टू 1 ओवर के ए, और अगर यहाँ से हम कॉन्स्टेंट्स निकाल दें तो ये 1 ओवर ए के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और 1 ओवर ए को अगर हम 1 ओवर ए को हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये पावर -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर के साथ हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर -1 के। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की वो ये थी 1.5 ओवर के ए स्क्वायर, और यहाँ से हम कांस्टेंट यानी 1.5 और के को साइड पे कर दें तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, और या फिर हम ए को न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये पावर -2 हो जाएगी। तो इन तमाम रिलेशनशिप्स को अब अगर हम एक सिंगल इक्वेशन में समराइज़ करें या कंबाइन करें तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल होगा ए रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन, जिसमें एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 और थर्ड ऑर्डर के लिए 3। अब ज़रा देखें अगर एन की वैल्यू 0 मान लें तो इस रिलेशनशिप में हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल आ जाएगा ए रेज़ टू द पावर 1 माइनस 0 या ए इज रेज़ टू द पावर 1 माइनस 0, यानी सिर्फ 1 बच जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हमने देखा ए रेज़ टू द पावर 1 आया हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरह 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर 0, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए रेज़ टू द पावर 0 के इक्वल है, इसी तरह इस प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 मानेंगे, और इस तरह इस पावर का रिजल्टेंट क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए रेज़ टू द पावर -1 फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये है हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर -1। और इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा कि वहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की जगह पर 3 लिखेंगे और ये -2 आ जाएगी पावर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर -2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन को हाफ लाइफ टाइम के साथ रिलेट कर देती है, और इस इक्वेशन से हमें फर्दर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलती है।